नमस्ते दर्शकों। एक लंबे ब्रेक के बाद हम लोग वापस लौटे हैं मीडिया विजिल के प्लेटफॉर्म पर अपने साप्ताहिक शो सर से समाज को लेकर। केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर राम भवन सिंह को कथित तौर से बच्चों के यौन शोषण सेक्सुअल अब्यूज के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक अभियुक्त पर चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर जिले में 5 से 16 साल की आयु के करीब 50 बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं। अधिकारियों ने मंगलवार 17 नवंबर को बताया कि आरोपी 10 से अधिक सालों से ऐसा कर रहा था। तलाशी के दौरान सीबीआई ने 8 मोबाइल फोन, करीब 8 लाख रुपए की नकदी, सेक्स टॉयज, लैपटॉप और बड़ी मात्रा में चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल CSAM बरामद किया। आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया कि इस करतूत को लेकर मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लालच देकर बच्चों का मुंह बंद रखता था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के डेटा के अनुसार भारत में हर दिन 100 से ज्यादा बच्चे यौन शोषण के शिकार होते हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड के एक सर्वेक्षण के मुताबिक लॉकडाउन में देश के बड़े शहरों में चाइल्ड पॉर्न, सेक्सी चाइल्ड और टीन सेक्स वीडियो नाम से इंटरनेट सर्च में काफी बढ़ोतरी हुई थी। जहां दुनिया का हर 5वां बच्चा हमारे देश में रहता हो, जहां इस देश की जनसंख्या का 41% हिस्सा 20 साल से कम उम्र के लोगों का हो। मैं बात कर रही हूँ 56 करोड़ लोगों की। एक ऐसा देश जहां पर 16 साल से कम उम्र का बच्चा हर 155वें मिनट पर बलात्कार का शिकार होता है। 10 साल से कम उम्र का बच्चा हर 13वें घंटे पर उसका शिकार होता है और 10 में से एक बच्चा किसी भी एक समय पर यौन शोषण का शिकार होता है। वहां एक बच्चे पर होने वाले किसी भी तरह के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक यौन हिंसा के बारे में लगातार विमर्श करना और होना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे अमोद कंठ जी से। स्वागत है सर आपका। आप एक्स डीजीपी हैं। आपको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स और शौर्य पुरस्कार मिले हैं 84 के दंगों में उसको संभालने में जो आपका योगदान रहा उसके लिए। लेकिन आज बात करना आपसे इसलिए जरूरी है कि 2007 में जो नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करी गई थी, उसके लीड इन्वेस्टिगेटर सर थे। इस स्टडी की फाइंडिंग्स की वजह से पॉक्सो एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट लागू किया गया था। इस स्टडी की मेथोडोलॉजी को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज में भी शामिल किया गया था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बिना विलंब के सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये जो घटना यूपी में हुई है, ये 10 साल लगातार हुई और 10 साल तक इस पे कुछ हो नहीं पाया, ना रिपोर्ट हो पाई, ना जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुआ। आपकी जो स्टडी थी वो आज से 13 साल पहले की गई थी। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते और ऐसे लोग जल्दी से अरेस्ट नहीं हो पाते? बहुत सारी बातें आपने एक साथ कह दी है और मैं जवाब के तौर पर उन तमाम बातों को चर्चा करूंगा। पहली बात कि मैं इस बात से बहुत ही खुश हूं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई, जहां मैं बहुत साल रह चुका हूं, आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूं सीबीआई में, तो सीबीआई के लिए ऐसे केस को सीधे तौर पे पकड़ना एक बहुत अनयूजुअल बात है। आमतौर पे सीबीआई के पास केसेस ट्रांसफर होके आते हैं, या अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एंटी करप्शन के केसेस करते हैं। जो और केसेस होते हैं वो सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया। कि जैसे मैंने खुद ही राजीव गांधी इन्वेस्टिगेशन केस किया था, या बहुत सारे केसेस। इस केस में जो मुझे मालूम हुआ कि सीबीआई को किसी इन्फॉर्मर ने बताया, और किसी इन्फॉर्मर ने सीबीआई को बहुत सारे मटेरियल दी, बहुत सारे एविडेंस दिया, और उस एविडेंस के आधार पे सीबीआई ने डायरेक्ट ये केस किया। और चूंकि उत्तर प्रदेश में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है सीधे तौर पे, लिहाजा उन्होंने इस केस को रजिस्टर किया। वरना सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है हर स्टेट में, जहां सीबीआई को ब्लैंकेट परमिशन नहीं है। वो आप लोगों को शायद पता होगा, ये भी चर्चा का विषय है। तो ये केस बड़ा केस है, और मुझे याद आ रहा है एक इसी ढंग का केस एक ऐसी व्यक्ति ने गोवा में किया बहुत साल पहले, और वो भी सीबीआई ने ही इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो ट्रांसफर होकर सीबीआई के पास गया था। और ऐसा नहीं कि सीरियल चाइल्ड अब्यूजर्स नहीं होते हैं,
चाइल्ड अब्यूजर सीरियली होते हैं आमतौर पे, जो वो एक केस हो, चाहे 2 केस हो, चाहे 50 केस हो, जो टिपिकल चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं उनका एक प्रोफाइल होता है, उनकी एक आदतें होती हैं, उनके एक इंस्टिंक्टिव गलतियां होती हैं, क्रिमिनल कहेंगे, हार्डकोर क्रिमिनलिटी है वो जिससे वो करते हैं। तो इसलिए इस केस में 50 बच्चों का जो एविडेंस आ रहा है या खबर आ रही है कि 50 बच्चों को छोटी छोटी जगहों पे, इत्तेफाक से ये चाइल्ड अब्यूजर, सेक्स अब्यूजर जो है बहुत छोटी जगहों पर ऑपरेट कर रहा था उत्तर प्रदेश में। आमतौर पे टूरिस्ट लोकेशंस पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, बड़े शहरों में ज्यादा होती हैं, बड़े शहरों के स्लम्स वगैरह में ऐसे घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। तो ये तमाम बातें हैं, चूंकि आपने चर्चा की एक ऐसे स्टडी की जिसने लोगों की आंख खोल दी। सच पूछिए तो नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज, जो आपने सही कहा कि ये ग्लोबल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन का भारतीय चैप्टर था, और ये चैप्टर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया था, यूनिसेफ को एसोसिएट किया था, और प्रयास को एक अकेली संस्था के माध्यम से, और क्योंकि मैं प्रयास का सेक्रेटरी हूँ, उस वक्त में डीजी पुलिस था अरुणाचल प्रदेश का जब ये स्टडी हुई। 18,600 रेस्पोंडेंट थे इस केस में, और जब सबों को एक ढंग से बातचीत की गई, बच्चों को मिलाते हुए, बच्चे करीब करीब 13,000 थे इसमें, और उसमें बच्चों ने खुल के पार्टिसिपेट किया। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने सेंसिटिव इशू पे बच्चों ने अपने विचार दिए, और ये बड़ी एक चौंकाने वाली बात थी, भयानक चौंकाने वाली बात थी कि करीब करीब पाया गया कि हर दूसरा बच्चा, लड़की हो चाहे लड़का हो, यौन शोषण का शिकार था। हर दूसरा, यानी एवरी सेकंड चाइल्ड। 50% जो रिस्पोंडेंट थे वो ऐसे थे जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म में, छोटे या बड़े फॉर्म में, अपने आप को पाया कि कहीं ना कहीं यौन के शिकार वो हो चुके थे। और सच पूछिए तो हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं, आप हैं, हम हैं, और तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं हमारी बात, वो अगर अपने अंदर झांके तो उनको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी फॉर्म में जो यौन शोषण के शिकार हो चुके हैं अधिकतर लोग। तो ये तो एक आम स्थिति है जिसकी बात अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि यौन शोषण करने वाले हर वक्त वही हो जाते हैं जिस केस की हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत कम छोटी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो सीरियल चाइल्ड अब्यूजर या सेक्स अब्यूजर होते हैं, और यही कारण है कि जो इस ढंग के केसेस में पाए जाते हैं, इन लोगों का एक पूरा का पूरा एक प्रोफाइलिंग की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली पुलिस के पास भी एक सिस्टम है जहाँ की ऐसे अब्यूजर्स को रिकॉर्डेड किया गया है ताकि उनसे बचा जा सके। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मैं सिर्फ इसलिए कानून की चर्चा कर रहा हूँ और आप भी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो पॉक्सो बना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये जो कानून बना, ये कानून के पहले जो इंडियन पिनल कोड में जो प्रोविजंस थे या आईटी एक्ट में प्रोविजन बाद में बने, ये तमाम प्रोविजंस बहुत हल्के थे। यानी आमतौर पे रेप हुआ या आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ गर्ल्स हुआ या अननेचुरल सेक्स बच्चों के साथ हुआ, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस थे जिनके फॉर्म्स बहुत कमजोर थे, बहुत प्राचीन किस्म के थे, और उसमें अधिकतर सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस कवर नहीं होते थे। लेकिन जब पॉक्सो आया तो पूरी दुनिया में जो अलग अलग ढंग के सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, चाहे उसमें वॉयरिज्म हो, चाहे उसमें बैड टच हो, चाहे उसमें सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे इस की तमाम चीजें वो कवर की गई, उसको कवर कर लिया गया। और अब जो आपके पास पॉक्सो के अंदर जो तमाम सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, वो हर ढंग के ऑफेंसेस को हम कवर करते हैं। और ये एक अच्छी बात है, मैं इसको बुरा बात नहीं मानता हूं कि ये रिपोर्टेड हो रहे हैं केसेस। आप समझिए कि 2007 में जो हमारे पास 18,000 केसेस थे, उसमें बहुत ही कम नगण्य केसेस थे जिनको इन बच्चों ने या इन लोगों ने रिपोर्ट किया था। रिपोर्टेड केस थे ही नहीं। जब ये लॉ बना और धीरे धीरे लोगों ने इसको स्वीकार किया कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं बच्चों के साथ खास तौर पे एक बहुत खतरनाक अपराध है और इसको रिपोर्ट करना चाहिए, परिवार में इसको एक्सेप्ट किया गया, वरना पहले इसको स्वीकार नहीं किया जाता था। और मैं कहता हूं कि ये इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस जो पहले था, अब बेहतर है कि ये रिपोर्टेड हो रहे हैं। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगी, जो पॉक्सो है वो जेंडर एग्नोस्टिक है, राइट? उसमें एक मेल बच्चे का भी क्लॉज इंक्लूडेड है, ये सिर्फ या फिर हाँ, जेंडर न्यूट्रल कहें इसको, आप जेंडर न्यूट्रल सॉरी, जेंडर न्यूट्रल, हाँ, जेंडर न्यूट्रल है, और इसमें मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों ही कवर्ड होते हैं।
बल्कि ये भी एक थोड़ी आश्चर्यजनक बात थी जो लोगों को नहीं पता था। ये बहुत सारी जो भ्रम थे वो टूट गए 2007 के स्टडी के बाद, और ये बड़ा अजीब इसके रिजल्ट हुए, बड़े स्टार्टलिंग थे। एक तो ये कि लोग सोचते थे कि मेल चाइल्ड का अब्यूज कम होता है, लेकिन ये पता लगा कि मेल चाइल्ड का उतना ही अब्यूज होता है जितना फीमेल चाइल्ड का होता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेल चाइल्ड भी विक्टिम होते हैं उतने ही ज्यादा, जो बच्चों ने बताया हम लोगों को। तो वो एक था जो भ्रम टूट गया लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा भ्रम भारतवर्ष में था। हम सोचते थे कि भारतवर्ष बहुत ही सभ्य देश है, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है, उसके अंदर इस ढंग की गंदी बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा लगा कि हम उतने ही गंदे हैं, इतने ही बेकार हैं, इतने ही निकृष्ट हैं जितने दुनिया में और देशों में लोग। खैर इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। मुझे एक बात बताइए अमोद सर कि यूजुअली जो फर्स्ट इनिशियल रिस्पॉन्डर्स होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वो या तो फैमिली में से शायद कोई होता होगा, या फिर हो सकता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर हो जो शायद सीनियर रैंक का ना हो। तो क्या हमारी सोसाइटी में और इवन सिस्टम में इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि एक पेरेंट या फिर ये ऑफिसर्स इस बात को बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर सके? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज है कि जिसके साथ ये होता है वो बच्चा, जी। अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें, वैसे एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि पॉक्सो के बाद निर्भया केस जब हुआ, निर्भया केस के तुरंत बाद 2013 में एक बहुत बड़े पैमाने पे जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में वो तमाम प्रोविजंस लाए गए जो पॉक्सो में थे, और हम लोगों ने, मैं भी अपने आप को पेश किया वहां पे और काफी बातचीत हुई, और अब वो बन गए लॉ। लेकिन फर्क है जो आपने पॉइंट आउट किया सौम्या, कि इसमें जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, फीमेल जेंडर के लिए है, जो थोड़ी मैं उसके खिलाफ भी था कि ये इसको भी जेंडर न्यूट्रल होता तो कुछ और स्थिति होती है। जो भी हो उसको बंद किया जाए। आप कुछ कह रहे थे, फिर से बताइए मुझे, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं इनिशियल रिस्पॉन्डर्स की बात कर रही थी कि वो हाँ, इनिशियल रिस्पॉन्डर्स में मैं पहले विक्टिम की बात कर रहा था। जाहिर है कि पहला रिस्पॉन्डर तो विक्टिम ही को होना चाहिए, जिसके साथ ये हुआ है, जिसके साथ हुआ है, जिस बच्चे के साथ हुआ है। अगर वो बच्चा ही ना बताए, अगर वो सामने ना आए, किसी को ना बताए, तो क्या होगा? पहला सवाल तो ये है। और अगर क्राइम इतना ग्रीवस ना हो, जैसे आपको पता है ना कि इसमें हर ढंग के क्राइम्स होते हैं, बहुत हीनस होते हैं, ग्रीवस होते हैं, एग्रीवेटेड ग्रीवस क्राइम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इतना ग्रीवस है कि किसी लड़की के साथ रेप हो गया और किसी बच्चे के साथ वायलेंट सेक्सुअल एक्ट हो गया, असॉल्ट हो गया, उसको चोट लग गई, उसके साथ ब्लीडिंग हो गई, या वो उसके साथ कोई भयानक ऐसी बात हो गई जो विजिबल है, तब तो मालूम हो जाता है। लेकिन अगर इनविजिबल किस्म के जो बहुत सारे अधिकतर क्राइम होते हैं, जो वो कहता नहीं है, वो बच्ची नहीं कहती है, अगर वो नहीं कहते हैं तो कैसे मालूम होगा? तो उसके लिए भी पहली आवश्यकता ये है कि वो माहौल तैयार करने की होती है। एक इसको एक्सेप्टेंस की स्थिति लानी पड़ती है सबसे पहले परिवार में, क्योंकि आपको पता होगा कि करीब करीब 75% जो केस होते हैं, चाहे वो एडल्ट के हों चाहे बच्चों के हों, वो परिवार के अंदर होते हैं, नेबरहुड में होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं। तो उनका जो एक ऑरा होता है, उनका एक फियर होता है, या उनका एक कंट्रोल होता है, या उनके लिए लोग माफ कर देते हैं उनको बहुत बार परिवार के अंदर। तो उसको, वैसी स्थिति को रोकने की आवश्यकता होती है, और जरूरत होती है कि आप ऐसा माहौल पैदा करें, एक आसपास ऐसी स्थिति पैदा करें कि जिसके साथ ये हुआ है वो रिस्पॉन्डर खुद बने, यानी खुद वो सामने और किसी को बताए। अब उसके बाद अगला स्टेज आता है कि जो परिवार के लोग हैं, उसी प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से आप देखते जाइए। अब परिवार के लोग हैं तो परिवार में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, संबंधी लोग होते हैं, लिहाजा परिवार वाले, माँ बच्चे की कहेगी, बच्चे का बाप कहेगा, परिवार के लोग कहेंगे कि भाई इसको मत बताओ, ये चुपचाप घर की बात है, घर की इज्जत है, ये वो बात कह के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो उनको समझना पड़ेगा इसका इतना बुरा असर होता है, इसका इतना भयावह डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है बच्चे के दिमाग पे, बच्चे के जीवन पे, उसकी मानसिकता पे, कि अगर वो नहीं बताया जाए, उसको सही नहीं किया जाए, एक क्राइम के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाए, तो उस हालत में और बुरी हालत हो सकती है। तो ये दूसरा वो है। फिर आपने जैसा बताया कि जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, अगर ये क्राइम रिपोर्टेड हो गया या नहीं भी रिपोर्टेड हुआ, और अगर ये क्राइम किसी मेडिकल पर्सन के पास चला गया, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, या किसी संस्था में चला गया, या किसी स्कूल में चला गया, ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में क्राइम होता है या घर में होता है, स्कूल में किसी न किसी को मालूम होता है। आस-पास के बच्चों को, टीचर को, केयर टेकर्स को, संस्थाओं में जैसे प्रयास टाइप की संस्थाएँ हमारी हैं या जी, और जगह जो है बहुत सारे होम्स होते हैं। तो ये जो है इन सभी जगह पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जब एक बार बच्चे ने अपनी बात कह दी या बच्चे के हालात को देखते हुए लोग समझ गए कि जिसके साथ एक यौन अपराध हुआ है, तो उस समय चाहे वो संस्था हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो या चाहे कोई मेडिकल पर्सन हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पॉक्सो में मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। हर व्यक्ति जिसको मालूम है कि इस बच्चे के साथ वैसे अपराध हुआ है, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केस रजिस्टर कराए, लीगल एक्शन ले। और आप जान के मैंने कई एक केस किया, आपको पता होगा कि मैं काफ़ी समय तक मैं चाइल्ड राइट्स कमीशन का चेयरमैन भी था जी, और बिल्कुल। मैंने खुद बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस स्कूल्स के ऑफेंसेस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया। एक स्कूल में तो मैं गया बाज़ाब्ता एक टीम के साथ और बहुत दिन मैं कई एक बार जा कर के उसकी इंक्वायरी मैंने खुद की। और वहाँ पे जी, यही मुझे लगा कि स्कूल की बदनामी ना हो या स्कूल के ऊपर कोई भी आँच ना आए, इसको सोचते हुए ऐसा हालाँकि गलत सोचते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के हेडमास्टर, स्कूल के टीचर्स, इन तमाम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, उसको पब्लिक डोमेन नहीं लाने की कोशिश की, पुलिस को नहीं बताया। और मेडिकल पर्सनेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एकदम होते हैं, जहाँ सीरियस क्राइम्स भी होते हैं। तो हुँ, उनको तो बताना ही पड़ेगा। अभी भी मेरी डिस्कशन चल रही थी 3-4 दिन पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी में, मैं वेबिनार में हुँ, पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उसमें भी ये जी, सवाल उठा कि मेडिकोज़ की या मेडिकल जो ऑफिशियल स्टाफ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेवारियाँ हैं? ये बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट बात है जो आप कह रहे हैं। हुँ। अम, एक्चुअली सर आपने भी कुछ सालों पहले इस बात पे उठाए थे सवाल। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि जो ये सर्कुलेट किया मटीरियल अभियुक्त ने इस पर्टिकुलर केस में, उसने डार्क वेब का यूज़ किया। उसने इंटरनेट के अंडरग्राउंड वैली में इस मटीरियल को सर्कुलेट किया। तो ऐसे दौर में जहाँ साइबर स्पेस इतना मतलब वास्ट और इतना ट्रेचरस और इंसिडियस बन गया हम सबकी लाइफ में, उस टाइम में जब हम शायद सारे लॉज यूएस क्या कहते हैं एजेंसीज जो हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होते, शायद इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, कोई किसी फेसबुक पे या गूगल पे हो सकता है जो पॉसिबिलिटीज हैं। इस ऐसे दौर में क्या किया जा सकता है और क्या प्रोविजंस मौजूद हैं या क्या नहीं मौजूद हैं? देखिए साइबर लॉज़ भारतवर्ष के पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, बेहतर हैं। हम्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर प्रोविज़न बने हुए हैं। पॉक्सो में ठीक है। प्रोविज़न है। पॉक्सो में हाल में अमेंडमेंट्स हुए हैं और हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोर्नोग्राफ़ी को हम्म, काफ़ी ज़ोर-शोर से कोशिश किया है कि उसको रोकने की रोकथाम करें। जी, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश में अलग-अलग जगहों पे साइबर क्राइम्स के लिए अलग बॉडीज़ बने, अलग यूनिट्स बने हुए हैं। तो अभी अब धीरे-धीरे लोग जागरूक हुए हैं साइबर क्राइम की तरफ और अभी जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं हम्म, यानी कोविड-19 के दौर से गुज़र गुज़र रहे हैं पिछले 7-8 महीनों में जो हुआ है। हम जी, लोगों की रीडिंग फाइंडिंग ये है कि इस पीरियड में इस ढंग के क्राइम और बढ़े, बहुत ज़ोर बढ़े। क्योंकि बिल्कुल, एक तो है कि ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं मतलब ऑनलाइन ट्रांसमिशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन हर्डिंग की चीज़ हो रही है बड़े पैमाने पे। बच्चे घर पे हैं, ऑनलाइन हैं, मौजूद हैं। तो इंटरनेट का जो गलत इस्तेमाल है या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है और साइबर क्राइम्स उस पे हो रहे हैं, उसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल या सेक्सुअल ऑफेंसेस की गुंजाइश काफ़ी बढ़ गई है। फिज़िकली वो कॉन्टैक्ट में बाद में आएँगे, लेकिन पहले वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ल्योड हो जाते हैं। इसमें जो इस आदमी ने किया जो एक्यूज़ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले ने जूनियर इंजीनियर, जी, उसने भी एक ढंग से पूरा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का और उसने तो बाज़ाब्ता गैजेट्स लोगों को दिए, जी, यानी ल्योर करके और गैजेट दिया और तब फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आया। वो तो फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आ गया और छोटी जगहों पे जहाँ की इस संघ का आदमी जो है वो एक अपने को पॉपुलर और बहुत ही लिबरल और एक जनरस आदमी के तौर पे प्रेज़ेंट करता होगा और सच पूछिए तो अधिकतर चाइल्ड अब्यूज़र्स जो होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़र्स, वो बड़े पॉपुलर होते हैं। और वो उनको लोग बड़ा पसंद करते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत लविंग आदमी है। और ये आपको पता होगा कि बहुत सारी जो सच्ची कहानियाँ हैं, उसमें भी लड़कियों की भी जिनको रेप किया गया छोटे बच्चों को, उसमें भी ये देखा गया कि जो लोग उसके अब्यूज़र्स हैं, रेपिस्ट हैं, उन लोगों ने बहुत ढंग से उनको ट्रैप किया और बहुत ढंग से ट्रैप किया और उसको बहुत चालाकी से और बहुत समझदारी से ट्रैप किया, प्लान्ड वे में ट्रैप किया।
ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको कि देखने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम लोग शो शुरू होने से पहले हमारे जो एडिटर है मयंक भी इस बारे में बात कर रहे थे। मेरा सवाल भी उस पे है कि जस्टिस जो होता है, न्याय ऐसे मामलों में, एक तो है कि अभियुक्त को अभी गिरफ्तार किया गया है, वो एक पार्ट ऑफ जस्टिस है, एक पार्ट ऑफ रिडेम्पशन है। पर जो बच्चे हैं, वो जो 50 बच्चे या 50 से ऊपर बच्चे जिनके साथ ये हुआ है, उनके लिए न्याय का क्या-क्या कॉम्पोनेंट होगा? वो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ से वो जो गुज़रे हैं या उनका परिवार जो गुज़र रहा होगा, उसके लिए क्या मौजूद है? किस तरह के रिसोर्सेज़, किस तरह की हेल्पलाइन, किस तरह का मतलब क्या इकोसिस्टम मौजूद है उसके लिए? देखिए, कोशिश है और पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है और चाहे वो पुलिस सेटअप हो, जो केस के इन्वेस्टिगेशन करते हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो उस विषय पे काम करते हैं या फिर जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो केस को प्रेज़ेंट करते हैं कोर्ट में या इसके अलावा चिल्ड्रंस कोर्ट्स जो बने हैं पूरे देश में। आपको पता होगा कि पॉक्सो में भी जी, चिल्ड्रंस कोर्ट की कोर्ट होता है। एक जगह है कोर्ट हुँ, और ये चिल्ड्रंस कोर्ट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट जिसके अंदर तमाम कमीशंस बने हुए हैं, चाइल्ड राइट्स कमीशंस बने हैं, उसमें भी चिल्ड्रंस कोर्ट का प्रोविजन है। हुँ, अभी चिल्ड्रंस कोर्ट बने नहीं हैं देश में हर जगह। दिल्ली में उस समय जब मैं चाइल्ड राइट्स कमीशन का चेयरमैन था, तो मैंने हुँ, प्रपोज किया हाई कोर्ट को, तो शायद सबसे पहले कंट्री में चिल्ड्रंस कोर्ट दिल्ली में ही बने। और चिल्ड्रंस कोर्ट का होना काफी नहीं है, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए खास इनका प्रोविजन किया जाता है ताकि उनको ट्रॉमा ना हो और कम हो। तो वो तमाम बातें अब इस देश में आपको मालूम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इतनी बुरी हालत है और जी, इतना ज्यादा, बल्कि मेरी जो किताब है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, हुँ, उसका एक मेजर पार्ट इस विषय पे भी है। जो खाकी डस्ट स्टॉर्म जो ब्लूम्सबरी पब्लिश जी, करने ऑफ जा कोर्स। रही है, उसमें उसमें हमने इस पे काफी कुछ बताया है कि क्रिमिनल जस्टिस की है, कोर्ट होती है, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, डिफेंस लॉयर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इन तमाम लोगों को अपने अपने रोल को किस ढंग से वो पूरा करेंगे, ये बहुत आवश्यक होता है। तो अभी की स्थिति यही है कि अगर आप पहले क्राइम की ही बात ले लें कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के क्राइम होते हैं और क्राइम के बाद जो ट्रायल होते हैं, ट्रायल के बाद कन्विक्शंस होते हैं, बच्चों को रिलीफ दिया जाता है, ये मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक इसको बहुत सीरियसली ले रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, हुँ, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाजाबता एक एक केस के बारे में डिटेल पता किया और मैं उस प्रोसेस में शामिल था और मैं हुँ, सुप्रीम कोर्ट जाता रहा, उस टीम के साथ बैठा रहा। मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोरदार काम किया और हुँ, हाईएस्ट कोर्ट ने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस दी, मैं उससे काफी प्रभावित हूँ इस बात से। और हुँ, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए पूरे देश में। आपको शायद मालूम होगा कि जहां जहां पे 100 केस हो जाते हैं, अगर हुँ, 100 केस हो गए इस ढंग के पॉक्सो के या सेक्सुअल अब्यूज के, तो उसके लिए एक अलग कोर्ट बन जाती है, एक सेपरेट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बनता है जो सिर्फ ये काम करेगी। इस ढंग से ये कोशिश की जा रही है। एक दो और इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस विषय में जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हुँ, आपको शायद मालूम होगा कि क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर जी, करीब करीब ये 2000 में जब मैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस था दिल्ली पुलिस में, उस समय जी, देश का पहला क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर हम लोगों ने बनाया दिल्ली में। और आज हुँ, वो करीब करीब 650 डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के नाम से जाना जाता है और निर्भया हुँ, फंड में उसको फंड किया जाता है। इसमें सभी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आप बात कर रहे थे उसका ही जवाब है ये। उसमें हुँ, सारे एजेंसीज इन्वॉल्व है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके काउंसलर, सोशल वर्कर जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए, साइकोलॉजिकल, हुँ, इकोनॉमिक और हर ढंग की इमोशनल रिहेबिलिटेशन के लिए, एक लॉयर जिसको पार्टिसिपेट करना है इस प्रोसेस में, और फिर इसके अलावा आपको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंसर्न होते हैं इस पूरे प्रोसेस से, वो सभी इस क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर का हिस्सा होते हैं, सभी उसके को पार्टिसिपेंट होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। और कोशिश की जाती है कि बच्चे को एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन दी जाए, यानी सिर्फ हुँ, केस का ही इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और कन्विक्शन में उसका अंजाम ना हो, बल्कि बच्चे को इस पूरी मानसिकता से, इस मन स्थिति से अलग किया जाए। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन फिर वही सवाल है, भारत बहुत बड़ा देश है, समस्याएं अंतहीन हैं
और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम इसको मान के चलते हैं। जी। मेरा एक्चुअली आखिरी सवाल है सर, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चन्स हैं। ये शायद मुझे शुरू में पूछना चाहिए था। एक तो सवाल ये है कि व्हाट क्या-क्या क्वालिफ़ाई करता है चाइल्ड अब्यूज़ में? आपने कहा कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सिर्फ़ एक ग्रीवियस क्राइम नहीं, बट एक साइकोलॉजिकल या मानसिक लेवल पे भी जो टॉर्चर होता है, उसको भी चाइल्ड अब्यूज़ में इंक्लूड किया जाता है। एक तो चाइल्ड अब्यूज़ में क्या-क्या क्वालिफ़ाई करता है, और दूसरा, क्योंकि आप प्रयास से जुड़े हुए हैं और आप 30 साल से ऊपर उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्या आपकी जो 30 इयर्स का जो आपका इसका रहा है एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस में ऐसी कौन-सी वो ज़रूरी बातें हैं जो परिवार को और एटलीस्ट वो इमीडिएट इकोसिस्टम को ध्यान रखनी चाहिए बच्चों का जो भी हो उनसे, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करें? वो कौन-सी ज़रूरी बातें हैं? देखिए, पहली चीज़ है कि जो आप पहला सवाल कह रहे थे कि क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं पॉक्सो में या इंडियन पिनल कोड में, आईटी एक्ट में, मैंने उसकी चर्चा कर दी है। तो जी। उसमें लेयर्स ऑफ केसेस होते हैं। लेयर्स का मतलब है कि एक सिंपल कि उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। जी। होता है कि में देखते हैं या उसको प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट होता है किसी ढंग का। असॉल्ट का काफ़ी लंबा, फिर एग्रीवेटेड असॉल्ट है जबकि बच्चे को कोई उसका केयर टेकर यानी को पुलिस ऑफिसर या ये तमाम लोग जो हैं भागी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अलग अलग ढंग के बहुत दूर तक हैं, और आपको मालूम होगा कि डेथ सेंटेंस तक अब लागू किया गया। अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो डेथ सेंटेंस अभी बाद में जाकर के इसको लाया गया है डेथ सेंटेंस तक। तो ये इस ढंग से इसके अलग अलग जो है बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्राइम्स हैं, लेयर्स ऑफ पनिशमेंट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके अलावा जो आप कह रहे थे कि इसमें तमाम चीजों में मतलब आप जानना क्या जा सकता है, आप ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं वही जानना चाहती हूँ। मैं 1 सेकंड, क्या हमारी आवाज़ ब्रेक हो रही है? नहीं, बीच में टेलीफोन आ रहे थे, आप प्लीज डोंट बॉदर, वो मैं बंद अच्छा, करता ओके, रहूंगा। जी सॉरी। हाँ, वो तो समझ नहीं हाँ, पा रहे हैं कि मैं लाइन पे हूँ। जी अच्छा, हाँ। माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे मैं जानना चाहती कि आपके जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है ऑन ग्राउंड काम करते हुए बच्चों और उनकी फैमिली और तमाम मुद्दों पे, ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जो एक परिवार को या इमीडिएट इकोसिस्टम को ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो बच्चों को एनकरेज करें अगर उनके साथ कुछ होता है, और उनको अवेयर भी कराएँ बैड टच क्या होता है, और गुड टच क्या होता है, और कैसे उससे मोटर थ्रू कर सकते हैं? देखिए, 2-3 स्तर पे मेरा मेरा अपना तजुर्बा है। एक तो जी। प्रयास के माध्यम से पिछले 32 साल से प्रयास चल रही है, बच्चों की संस्था है। कम जी। से कम 2 ढाई लाख बच्चे प्रयास के माध्यम से गुजर चुके हैं। इतने बच्चे तो हमारे होम्स में रह चुके हैं। हमारे एक-एक होम में करीब 20-20 हज़ार बच्चे निकल चुके हैं। तो मैंने देखा है, हज़ारों हजार केसेस बच्चों के देखे हैं, जिसमें कि उनके साथ अब्यूज हुआ। फिर हम लोगों ने, चूंकि क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की पैदाइश प्रयास और दिल्ली पुलिस और दिल्ली कमीशन के माध्यम से हुई, करीब करीब समझिए तो एक्टिव केसेस हम लोगों ने कोई 1500 के आसपास मैंने देखा है। निर्भया केस में भी सच पूछिए तो एक ढंग से प्रयास शामिल थी, क्योंकि साउथ दिल्ली के तमाम केस प्रयास में उस समय आ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा है कि सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो 2 लेवल पे ही होती है। एक तो लेवल परिवार ही होता है, जहाँ की बच्चा है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी एक पूरा इमोशनल जो सिचुएशन है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे काम करने की आवश्यकता होती है। पुलिस को बहुत ज़रूरी है समझना कि इस इन्वेस्टिगेशन की क्या खास बातें होती हैं। बहुत अलग किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, अलग किस्म का ट्रीटमेंट है विक्टिम के साथ या पूरे परिवार के साथ, तो उसकी आवश्यकता होती है। 30 साल जो आपने कहा कि 30 साल के इस एक्सपीरियंस में दूसरा जो मैंने बताया आपको कि मैं पुलिस में रह चुका हूँ, और पुलिस के माध्यम से मुझे मौका मिला कि केसेस की इन्वेस्टिगेशन मैंने देखी और खुद भी की और इन्वेस्टिगेशन कराया। तो ये कि धीरे-धीरे इतनी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन ये हो चुकी है, और मुझे मौका मिला और देशों में देखने का, बल्कि सच पूछिए तो क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर मैंने यूके और यूएसए दोनों में देखा था, और वहीं से वापस आने के बाद मैं उसमें जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस था, मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को। तो उस समय भी उनके एडवांस मेथड्स थे। हम हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, ये सिर्फ इसी में नहीं कि हम एक इंटीग्रेटेड
तौर पे ना तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ना हम रिहेबिलिटेशन कर पाते। ये सब एक ही चीज का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि रिहेबिलिटेशन इन्वेस्टिगेशन से अलग है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन से आप तमाम चीजों को जोड़ते हैं और तभी उसका रिहेबिलिटेशन पॉसिबल होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस 30 साल का यही कहता है कि चाहे आप बच्चों के अधिकार उसको मान लें या बच्चों के खिलाफ अपराध उसको मान लें या बच्चों की मानसिकता या बच्चों के कानूनी स्थिति का एक हिस्सा माने या बच्चों के रिहेबिलिटेशन का हिस्सा माने, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक ढंग से इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप करनी चाहिए। और तभी और आपको मालूम अगर होता है, अगर आपको पता चल जाता है, किसी को मालूम होता है, ये कानून एकदम सही है कि हर व्यक्ति जिसको मालूम होता है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई यौन अपराध हुआ है या कोई ना कोई एक आघात हुआ है उसकी मानसिकता पे या शरीर पे, तो उसको जरूर सामने लाना चाहिए। कैसे लाना चाहिए और ये भी एक आवश्यक है समझना और जानना। हम एक इवॉल्विंग फेज में हैं और ये केसेस इतने सारे आज नजर आ रहे हैं जिससे हम भयाक्रांत हैं, शायद हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केसेस अगर खुल के सामने आ रहे हैं तो समस्याओं को हम सामने ला करके तभी तो समाधान हम ढूंढ पाएंगे। ये स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं और शायद हम स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध हमारे बीच है और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने का। और जैसे आपने आपकी किताब का जिक्र किया खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, हम कोशिश करेंगे कि उस किताब पे आपसे वापस चर्चा हो, आपको बुलाया जाए। उसकी रिलीज डेट आपने जैसे कहा 18 दिसंबर है, उस पर भी बात करेंगे। पर आज की बात के लिए और इतने नुआंस्ड आप जो ने पॉइंट्स बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। दर्शक जो देख रहे हैं, जो परिवारजन हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, किसी भी तरह के एल्डर्स हैं जो बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके आसपास हैं, प्लीज़ सब तरह के लॉ मौजूद हैं, बहुत तरह की हेल्पलाइंस मौजूद हैं। प्रयास खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स है, इनके बारे में पता करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉग्निजेंस। आप एक्नॉलेज चाइल्ड लाइन 1098 मैं भूल गया था जी, 1098 चाइल्ड लाइन, वो भी अवेलेबल है। बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहली बात है एक्नॉलेज करना कि आपके बीच में अपराध हो सकता है, और हो सकता है इसलिए आपको आपके बच्चों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। और तरह तरह का मटेरियल हर जगह मौजूद है। ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा मैं इस मुद्दे पे ना बोलने की एक्सपर्ट हूँ, ना बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली हैविंग यू टुडे। आपकी बातों से आई होप कि हम लोग दर्शकों तक पहुंच पाए हैं और उनकी फैमिलीज को और सेफ बना पाएंगे। थैंक यू। Thanks to you Soumya, thanks to you Mayank for a lovely program. I am so thankful. Okay, thank you sir. Good night.